नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री 20 से 21 जून को बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का करेंगे दौरा। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री 21 जून को विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में मिली जगह। IIT दिल्ली शीर्ष 125 संस्थानों में शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक में आवास योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10 से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय। बीजेपी ने राज्य सरकार पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। धर्म आधारित आरक्षण को बताया संविधान के खिलाफ। मॉनसून बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के साथ 11 बांध हाई अलर्ट पर। और इजराइल ईरान संघर्ष 7वें दिन भी जारी। ईरान ने इजरायली अस्पताल पर दागी मिसाइल। इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर किया हमला। ईरान के बाद इजराइल से भी भारतीयों को लाया जाएगा वापस। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री 21 से 22 जून को बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 21 जून को विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिहार के सीवान में पीएम नई वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम इस लाइन पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मरहौरा प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जिन अन्य परियोजनाओं का उपहार देंगे उनमें जलापूर्ति और ऊर्जा इंफ्रा परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बनकर तैयार 6,600 से अधिक मकानों के गृह प्रवेश समारोह के भी साक्षी बनेंगे। सीवान जब आतंक से मुक्त हुआ शहाबुद्दीन के, उसके बाद से यहाँ के लोगों में यह सुरक्षा की भावना आ गई है कि हमारा अभिभावक मोदी खड़ा है। इसके कारण यहाँ अभी व्यापार भी पुनः रहा है अच्छी खासी और उन्मुक्तता से सब लोग जीवन जी रहे हैं। कभी दहशत के साए में जी रहे सीवान शहर ने बदलते दौर में विकास की रफ्तार को देखा है और विकास की उस रफ्तार को और भी गति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और पीएम यहाँ शहरी कार्य, आवासन, जल शक्ति और ऊर्जा से जुड़े कई प्रोजेक्ट को इस शहर को समर्पित करेंगे। बिहार से पीएम ओडिशा जाएंगे और वहां भाजपा सरकार गठन की वर्षगांठ से जुड़े समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम 18,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम पहली बार बौद्ध जिले में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने वाली नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान न केवल वर्तमान विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, बल्कि कई योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम संदेश भी देश प्रदेश को दिया जाएगा। पीएम 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। सोमेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों का बेहद सफल दौरा कर गुरुवार को भारत लौट आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री सबसे पहले 15 से 16 जून को साइप्रस में रहे, फिर 17 जून को कनाडा पहुंचे, 18 जून को G7 समिट में हिस्सा लिया, फिर क्रोएशिया गए। क्या रहा दौरे में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
5 दिन 3 देश और 2 महाद्वीप की यात्रा। खास रहा पीएम का 3 देशों का दौरा। साइप्रस और क्रोएशिया में अगवानी के लिए पहुंचे सरकार प्रमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के पहले चरण में 15 जून को साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंचे। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा, 2 दशक से ज्यादा समय बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री निकोसिया की यात्रा पर है। उन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस III से नवाजकर। यह सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री का दूसरा अहम पड़ाव रहा कनाडा। करीब 1 दशक बाद पीएम ने कनाडा की यात्रा की। G7 की मेजबानी कर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर पीएम मोदी कनानेस्किस पहुंचे। मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी इससे सहमत नजर आए कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और लोगों के हितों के लिए आपसी संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। इस दिशा में पहला कदम उच्चायुक्तों की बहाली और मंत्री स्तरीय चर्चा शुरू करने का रहा। 51वें G7 सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया गणराज्य के नेताओं के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, दुनिया में सप्लाई चेन दुरुस्त करने, आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ाने, साइबर और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से बचने और इनोवेशन और AI की दिशा में बढ़ रही दुनिया से साथ चलने का आग्रह किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को सहयोग और नया आयाम देने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनिश्चितता और संघर्षों ने ग्लोबल साउथ के देशों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को विश्व मंच पर सुनाने को अपनी जिम्मेदारी समझता है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक स्थायी भविष्य के बारे में गंभीर है तो दुनिया के लिए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझना जरूरी है। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए पीएम ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत समर्थन देने के लिए वैश्विक समुदाय का धन्यवाद करते हुए पीएम ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। G7 के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री ने यूरोपीय देश क्रोएशिया की यात्रा की। ये पहली बार था कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जागरेब पहुंचा। लोगों ने पीएम का स्वागत मंत्रोच्चार के साथ किया। तो वहीं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोनविच खुद अगवानी करने पहुंचे। पीएम ने भव्य स्वागत और इस गर्मजोशी पर आभार जताया। साथ ही कहा कि स्पेस, मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर निर्माण सहित कई क्षेत्र हैं जहां सहयोग की नई संभावनाएं हैं। वहीं इस यात्रा को पीएम ने एक नया अध्याय भी करार दिया, जबकि प्रधानमंत्री आंद्रेज ने पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। The global situation in terms of security is very volatile, so it is important to have the most influential actors worldwide to give their contribution to peace, de-escalate conflict, and to respect the rule of international law.
We have understood very well the Indian Prime Minister message on fighting against terrorism, because that is the biggest threat to global stability. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। युद्ध समाधान नहीं है और भविष्य में ऊर्जा जरूरतों और विकास का आग्रह देखते हुए सहयोग और विश्वास बहाली जरूरी है। वहीं ग्लोबल साउथ के देशों तक तकनीकी विकास पहुंचाना भी। पीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी एक देश, एक क्षेत्र और कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस चुनौती के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही राज्य में आयोग गठन में परिवारवाद को लेकर जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से दामाद आयोग, जीजा आयोग, पत्नी आयोग जैसे का गठन करने की बात करने के बाद अब लोजपा रामविलास के सांसद अरुण कुमार भारती ने चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग के गठन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। बिहार की राजनीति में आयोग गठन में परिवारवाद को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में दामाद आयोग, जीजा आयोग, पत्नी आयोग जैसी संस्थाएं बनाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाए जाने पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव के बयान पर लोजपा रामविलास के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने राजद और लालू परिवार में व्याप्त परिवारवाद को लेकर उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कमाई के जमाई पर सवाल पूछ रहे हैं वो तो बालिग होने से पहले ही खुद हो गए थे। उन्होंने कहा कि चाहे वो चारा घोटाला हो जो उनके पिता ने किया था, या फिर जब उनके पिता रेल मंत्री थे तब बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं को नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे थे। आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहा। मेरी तरफ से भी कुछ सुझाव है कि कुछ और आयोगों को हमारी तरफ से भी जोड़ा जाए, जिसमें चारा आयोग हो, जिसमें लारा आयोग हो और साथ ही बेचारा आयोग भी हो। आशय आप समझ गए हों। मामले में लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। हम तो किसी को नहीं कह रहे कि कोई बहन भाई आयोग बनना चाहिए। हम तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार की सोच के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जिनको विषय भटकाकर गलत नैरेटिव सेट करने का जो वो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल होंगे नहीं। नीतीश सरकार ने राज्य में कई आयोग का गठन किया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अनुसूचित जाति आयोग, राज्य महिला आयोग और पहले से गठित राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत की शिक्षा व्यवस्था ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इस बार रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, एक दशक में हुए बदलावों की कहानी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए शिक्षा सुधारों की गूंज साफ सुनाई देती है। आपको दिखाते हैं कि पिछले एक दशक में हुई शिक्षा क्रांति को दर्शाती वो रिपोर्ट जो हर भारतवासी को गौरवान्वित कर देगी। 2014 में जब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट में भारतीय संस्थानों की मौजूदगी उंगलियों पर गिनी जाती थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम इस फहरिस्त में धमाकेदार तरीके से जगह बनाएंगे। लेकिन 2026 की क्यूएस रैंकिंग ने भारत के शिक्षा तंत्र की वो तस्वीर पेश की है जो हमें गर्व, उम्मीद और आत्मविश्वास से भर देती है। रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को इस बार रैंकिंग में जगह मिली है, यानी पिछले साल के मुकाबले 8 ज्यादा और 2014 के मुकाबले पूरे 390% की उछाल। तब सिर्फ 11 संस्थान थे, अब हैं 54।
और ये संख्या अकेले किसी देश की नहीं, पूरे एक दौर की कहानी कहती है। कहानी परिवर्तन के दशक की, कहानी शिक्षा के क्रांति की। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 ने क्लासरूम की चारदीवारी को रिसर्च लैब, इनोवेशन हब और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक फैला दिया। और अब इसका नतीजा, QS रैंकिंग में भारत बना चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत। IIT दिल्ली ने मारी सबसे बड़ी बाजी, 123वां स्थान, 27 रैंक की छलांग। पहली बार टॉप 125 में एंट्री। वहीं IIT बॉम्बे 129वें पर और IIT मद्रास पहली बार टॉप 200 में शामिल होकर 180वें स्थान पर पहुंच गया। IIT खड़गपुर 215 पर, IIT कानपुर 222वें, IIT गुवाहाटी 334वें और IIT रुड़की 339वें नंबर पर पहुंच गए। और हां, गैर IIT संस्थानों की भी बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 219वें, दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें और अन्ना यूनिवर्सिटी 465वें स्थान पर रही। पिछले कई सालों में IIT दिल्ली ने रिसर्च के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। IIT दिल्ली है सेटअप सेवरल हाई एंड फैसिलिटीज़, जिसके कारण IIT दिल्ली के पब्लिकेशंस, जो शोध निबंध IIT दिल्ली के संशोधक और प्रोफेसर्स पब्लिश करते हैं, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। हमारा एकेडमिक और एम्प्लॉयर रेपुटेशन अभी कुछ बहुत इम्प्रूव हुआ है और हमारा साइटेशन पर फैकल्टी भी इम्प्रूव हो गया है। मुझे बहुत विश्वास है कि अभी 2 या 3 साल में हम 1 to 100 बैंड गैप में आने का कुछ अधिक संभावना है। इतना ही नहीं, 2026 की रैंकिंग में भारत के 8 नए विश्वविद्यालयों की एंट्री हुई है, जो किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। और भारत के 48% रैंक प्राप्त संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इन सब के बीच एक और दिलचस्प आंकड़ा, 5 भारतीय संस्थानों को एम्प्लॉयर प्रतिष्ठा में टॉप 100 में जगह मिली है। मतलब भारत के छात्र सिर्फ डिग्री में नहीं, डिलीवरी में भी दमदार हैं। तस्वीर सुनहरी है, लेकिन अभी मीलों का सफर तय किया जाना बाकी है। स्वर्णिम सफलता तभी मानी जाएगी जब हमारे संस्थान दुनिया के टॉप 100 में जगह बनाएंगे। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि ये लक्ष्य भी ज्यादा दूर नहीं। चेन्नई से रितेश रंजन और दिल्ली से निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जयपुर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा प्रणाली, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार साझा किए। धर्मेंद्र प्रधान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज देश में फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और उसके अच्छे प्रतिफलन भी आने लगा है। अभी जो बीते काल ग्लोबल रैंकिंग की जो एक नई मानक आई है QS रैंकिंग की, इस बार 2026 की रैंकिंग की रिजल्ट आई है। उसमें भारत की 54 इंस्टीट्यूशंस, 54 इंस्टीट्यूशन पहली बार 500 की कैटेगरी में आए, ग्लोबल 500 की कैटेगरी में आए हैं। 2014 में इसकी संख्या सिर्फ 11 था। पिछले 10 साल में एक लंबी छलांग, 11 से 54 की एक लंबी छलांग हुई है। मैं भारत की एकेडेमिया को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस उपलब्धि के लिए। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच गई हैं। उनके स्वागत व सुरक्षा को लेकर शहर में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है और इस खास मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू देहरादून वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन को जनता के लिए खोलने जा रही हैं और इसी के साथ वो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान का भी शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन करेंगी, जिसके लिए मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में भी जाएंगी। संस्थान के डायरेक्टर प्रदीप ए ने बताया है कि उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
अचीवर्स ऑफ दिस स्कूल। राष्ट्रपति मैडम के आने के बाद इसमें और मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने के लिए, ताकि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो। राष्ट्रपति मुर्मू के मॉडल स्कूल में आने पर स्कूल के दिव्यांग बच्चे काफी उत्साहित हैं। सभी ने राष्ट्रपति से मिलने को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। हमारे स्कूल में कोई बड़े लेवल पे जैसे राष्ट्रपति जी खासकर आए तो हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि एक तरीके से हमें सपोर्ट मिलता है या फिर अप्रिसिएशन के कारण हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। राष्ट्रपति मैम हमारे स्कूल में आ रही है। देहरादून में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, पर मैम ने उनमें से सिर्फ हमारे स्कूल को चुना। मैम जब आएंगी तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और उड़ीसा राज्य में बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने और केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी वर्षगांठ समारोह मना रही है। और इस विशेष अवसर पर डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता सुमेश पटेल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से खास बातचीत की। और इस बातचीत में मुख्यमंत्री मांझी ने ओडिशा राज्य में बीते 1 वर्ष में सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने और उड़ीसा राज्य को 1 वर्ष पूरे होने को लेकर बीजेपी वर्षगांठ समारोह के रूप में मना रही है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भुवनेश्वर आ रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा उड़ीसा सरकार की 1 साल पूरा हो गया और पूरे होने के नाते हमने 1 साल पूर्ति मनाए जा रहे हैं। इसी आधार पर मोदी जी को हमने निमंत्रण किए थे और हमारा निमंत्रण को हमारा बातों को रखते हुए वो कल आ रहे हैं मोदी जी उड़ीसा। और उड़ीसा को मोदी जी का आने का वो 6ठा टाइम है, 6था बार है। पहले 5 बार वो आ चुके हैं और इसी 1 साल में ही वो 6ठा बार के लिए आ रहे हैं। और 1 साल मनाने के लिए उनका हमारा उड़ीसा का जो 1 साल का पूर्ति उत्सव, उसके लिए वो आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाखपति दीदी बनाने में जो आह्वान किए थे, इसी आधार पर हमारा उड़ीसा का टारगेट था 17 लाख। हमें उसी टाइम में हमने जो सुभद्रा योजना का पैसा दे दिया था, उसी देने के बाद धीरे धीरे उनका इम्प्रूव हुआ, उनका व्यापार बढ़ा और पैसा का वहाँ जो ज़्यादा खर्च किए, इन्वेस्टमेंट किए। इसी आधार पर हमने देखा कि जहाँ 3.5 लाख था लाखपति दीदी बनाने का उनका संख्या, वो बढ़कर 16,60,000 तक पहुँच गया, जिसको 93 से 94% तक आ गया और हमने देश में पहला स्थान हमको मिला। इसी आधार पर बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। सोचवत महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए जैसे हमारा मिशन था, और नया गवर्नमेंट आने के 1 साल के अंदर ही हमने करके दिखाया और निश्चित रूप से महिला एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत बड़ा कदम हमने और सफलता हमने उठा ली। हमने मुख्यमंत्री जीवन जीविका मिशन पर एक अच्छा प्रोग्राम दिए, उसमें से बजट में प्रावधान रखें और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी काम उठाए। और जैसे आदिवासी क्षेत्र में एजुकेशन में भी जैसे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसी आधार पर ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमने भी उड़ीसा में एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। जैसे हमारा उड़ीसा अस्मिता की एक बरपुत्र का नाम पर शहीद माधव सिंह, उनके नाम पर एक माधव सिंह हस्तखर्च पांठी योजना हमने अडॉप्ट किए, जिसको हर छात्रों और छात्रियों को 5,000 रुपया देने की हमने एक व्यवस्था की। उनका जो एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए आनुषंगिक जो व्यवस्था की कमी है, इसी आधार पर वो स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट होता है, उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए 5-5 हज़ार हम छात्रों छात्रियों को देने में, वो स्कूल आने में निश्चित रूप से उनका एक माहौल बनने जा रहा है और उसके लिए हम बहुत सारी कर रहे हैं। और उनका रेसिडेंशियल स्कूल जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल, और हमने भी एक उड़ीसा का प्रांत में जैसे हमारा एक मॉडल स्कूल प्राइमरी लेवल पर हमने बना रहे हैं। इसी आधार पर एजुकेशन को टोटली उनको मदद देने के लिए और उनका सारी व्यवस्था, आनुषंगिक व्यवस्था, जो किताब और उनका ड्रेस
और उनका जो चप्पल से लेते हुए पढ़ाई का जो जो उनका ज़रूरत है, जो किड्स ज़रूरत है, उनको हम सब दे रहे हैं। और इसी आधार पर आज उड़ीसा का जो जनजाति है उनको अच्छा समाज का मुख्य सत्ता में शामिल करने के लिए कई सारी योजना हमने किए हैं और मुख्यमंत्री जीवन जीविका में उनको उनका आर्थिक स्थिति सुधारने में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य को विकसित भारत बनाने का किस तरह से सपना है? उड़ीसा राज्य को विकसित भारत बनाने में हम बहुत बड़ा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और रोड मैप में जो रोड मैप हमने बनाए हैं, विजन डॉक्यूमेंट आधार पर हमने कई सारे लोगों के भी परामर्श लिए थे और वहाँ हम हमारा जो पीपुल्स गवर्नमेंट है, इसी आधार पर हमने लोगों को बहुत परामर्श मांगे थे। वो भी 3,20,000 लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। उनके आधार पर हमने AI का हमने यूटिलाइज किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हमको उसको थोड़ा सा सेटिंग करने में और आज हमने एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। जैसे हमने विकसित भारत के लिए हम 2 सोपान में हम जा रहे हैं। एक सोपान है, एक चरण है कि हम आज से हमारा 2036 को उड़ीसा राज्य बनाने का, स्वतंत्र राज्य बनाने का हम 100 साल पूरा होगा। वो 100 साल पूरे होने में हमको 2036 में हो रहा है। इसी आधार पर हमने एक चरण में हमने 36 for 36 2036 के लिए 36 कार्यक्रम हमने ले रहे हैं और 2036 से 2036 को हमने समृद्ध उड़ीसा तथा विकसित उड़ीसा बनाने में और उसी आधार पर हमने 2027 को जैसे विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ जगहों पे 3 दशक से नक्सल समस्या थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, नक्सल समस्या खत्म हो रहा है। नक्सल समस्या को जैसे केंद्र ने और केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे आज एक बहुत बड़ा मिशन मोड पे है कि उनको ख़त्म किया जाएगा, इसी आधार पर अभी इम्प्लीमेंटेशन और उनका काम भी शुरू हो चुका है। और आज जैसे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, इसके अक्सर उसका कोई प्रभाव उड़ीसा में भी पड़ रहा है क्योंकि हमारा वो पड़ोसी राज्य है। मालकानगिरी और उनके पास कोई जिला नयापड़ा हो या कंधमाल हो और नवरंगपुर हो, इसी आधार पर हमने भी जैसे हमारा टीम को हमने हमारा आर्म फोर्स को हमने जैसे सजा के रखा है। कोई भी उधर आ जाता है या हम भी छत्तीसगढ़ तरफ जाते हुए उनको बहुत सारी बड़ा बड़ा नक्सलियों को हमने पकड़ लिया और अच्छा कार्रवाई करते हुए आज उड़ीसा में भी बहुत कम हो गया और धीरे धीरे उसको और 1 साल के अंदर हम संपूर्ण खत्म कर देंगे। ये थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी राधे कृष्ण के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर, उड़ीसा। और वहीं एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई तक कई अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानों में कटौती की घोषणा की है। ये कदम मध्य पूर्व के हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण बढ़ी हुई सुरक्षा जांच और लंबी उड़ान अवधि के कारण उठाया गया है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के लिए चुनिंदा उड़ानें या तो निलंबित कर दी जाएंगी या कम संख्या में चलाई जाएंगी। एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक बुकिंग, निःशुल्क पुनर्निर्धारण या पूर्ण धन वापसी के साथ सहायता का आश्वासन दिया है। और वहीं कर्नाटक सरकार द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का कोटा 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। और इस मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए इस धर्म आधारित आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया है। ये जो धर्म आधारित रिजर्वेशन है वो जॉब में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो या हाउसिंग स्कीम में और हाउसिंग स्कीम में हो, ये तो पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में धर्म आधारित आरक्षण को खारिज किया है। देश में कहीं भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को कहीं भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जो ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा कम हो जाता है और वो उसके कारण जनरल
कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनका भी कम हो जाता है। इसका मैं पूरा खंडन करता हूं और आने वाले दिनों में इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे और उसके साथ ही साथ ज़रूरत है तो हम इसका क्वेश्चन कोर्ट में भी क्वेश्चन करेंगे। और आइए अब देखते हैं योग से जुड़ी हुई खबरें। भारत 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है और इस वर्ष इसकी थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि दुनिया को एकता और वैश्विक कल्याण का संदेश दे रही है। लद्दाख से लेकर केरल तक लोग योग के साथ जुड़ रहे हैं। योग के प्रचार प्रसार के लिए योग संगम, योग बंधन, हरित योग, योग समावेश और योग अनप्लग्ड जैसे 10 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को देश भर के कई स्थानों पर एक साथ ऐतिहासिक समकालिक योग प्रदर्शन होगा, जो भारत की स्वास्थ्य यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इस राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का सबसे शानदार प्रदर्शन विशाखापत्तनम में होगा। 21 जून 2025 को सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक आयोजित होने वाला योग संगम अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है, जिसमें लाखों संस्थान, संगठन और समुदाय एक साथ अपने योग मैट बिछाने की तैयारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए 10 अद्वितीय हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिन्हित करने के लिए इन 10 कार्यक्रमों के इर्द गिर्द हैं, जो योग की असाधारण यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। योग संगम 1 लाख स्थानों पर समन्वित योगासन, योग बंधन प्रतिष्ठित स्थलों पर योग के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी, योग पार्क दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1000 योग पार्कों का विकास, योग समावेश दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए विशेष योग, योग प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर एक दशकीय प्रभाव मूल्यांकन, योग कनेक्ट प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ के साथ वर्चुअल वैश्विक योग सम्मेलन, हरित योग योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया, योग अनप्लग्ड युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, योग महाकुंभ 10 स्थानों पर 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव, योग महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन समारोह के साथ समापन, समयोग आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को एकीकृत करने वाली 100 दिवसीय पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा असाधारण रही है। 2018 में 9.59 करोड़ लोगों की भागीदारी से लेकर इस उत्सव में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 में दुनिया भर में लगभग 24.53 करोड़ लोग इस उत्सव में शामिल हुए थे। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये भारत के सद्भाव, करुणा और सभी के प्रति सम्मान के मूल्यों में निहित जीवन जीने का एक तरीका है। इसी कारण दुनिया भर के लोगों के लिए ये प्रासंगिक बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता का हो, योग उसे एक स्वस्थ, अधिक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की राह दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं राजस्थान की पाकिस्तान से लगती 1071 किलोमीटर की सबसे लंबी सरहद पर हिंदुस्तान की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिए हुए है। दुश्मन की हर हरकत, नापाक हरकत को मटियामेट करने में सक्षम है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों व क्लाइमेट चेंज के बीच बीएसएफ के जाबाज 24 घंटे 365 दिन कठोर ड्यूटी करते हैं और इस तरह की ड्यूटी करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान होना बेहद जरूरी होता है। और यही कारण है कि सीमा के प्रहरियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा योग साधना है। डीडी न्यूज की टीम सूर्योदय के साथ जब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर पहुंची तो सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद पर तैनात थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। भीषण गर्मी, उमस और धूल भरी आंधियों जैसे हालात भी बीएसएफ के जवानों के राष्ट्र प्रथम के जोश के आगे नतमस्तक नजर आए। ड्यूटी पर तैनात जवानों की ये ऊर्जा योग से आती है। बीएसएफ की महिला अधिकारी अनीता ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। सजगता से ड्यूटी के लिए जवान का फिट रहना जरूरी है, इसलिए योग भी
जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान काफ़ी सजगता से ड्यूटी करते हैं। अब जवान को सजगता से ड्यूटी करवाने के लिए हमें उसको फिट रखना बहुत ज़रूरी है, और फिट रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसमें योगा भी एक मेन अपना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कई तरीके के रोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है। बीएसएफ के जवानों ने बताया कि ड्यूटी के साथ साथ हम योग करते हैं, जिससे हम फिजिकल व मेंटली फिट रहते हैं। इससे ड्यूटी भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। जब भी ड्यूटी से वक्त मिलता है योगा अभ्यास करते हैं। बीएसएफ द्वारा सुबह और शाम 1-1 घंटे का योग सेशन चलाया जाता है। ड्यूटी के दौरान हम अपने योगा करते हैं, जिससे हम अपने आप को फिजिकल फिटनेस रखते हैं, ताकि हमारा ड्यूटी करने में आराम रहता है और ठीक रहते हैं। और सुबह टाइम नहीं मिलता है तो हम शाम को करते हैं, ड्यूटी से जाने के बाद करते हैं, ताकि पूरे दिन के हमारे दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम ना आए। सरहद पर तारबंदी के पास पेट्रोलिंग कर रहे जवानों को छोड़ जब हम आगे बढ़े तो सरहद पर सुबह का योगा अभ्यास सेशन जारी था। बीएसएफ के अधिकारी और सैकड़ों जवान एक साथ योग साधना में लीन नजर आए। योग प्रार्थना, चित्त एकाग्रता के लिए ध्यान योग, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और ओम की ध्वनि के साथ अलग अलग योग कर रहे थे। योगा अभ्यास के पश्चात डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए बीएसएफ कमांडेंट पीएल सिंह ने बताया कि बीएसएफ में योग सेशन रखने का कारण है कठोर ड्यूटी के दौरान होने वाले मेंटल स्ट्रेस को कम या खत्म किया जा सके। बीएसएफ में भी सुबह और शाम दोनों टाइम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को योगा और पीटी का सेशन रखा हुआ है। और योगा से जो है जवान का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का संतुलन बढ़ता है, जिससे जवान ऊर्जावान होता है और अपनी ड्यूटी दोबारा करने के लिए तैयार रहता है। देश की सरहदों पर विषम परिस्थितियों में कठोर ड्यूटी कर रहे जवानों के मेंटल पीस के लिए योग अभ्यास को उनकी दिनचर्या में शामिल किया गया है। परिस्थितियां विषम हो, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हो, कच्छ का रण हो या फिर हाई एल्टीट्यूड हो, इस तरह के हालात में फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी है। ये सब कुछ योग से ही संभव है। हम योग करते हैं तो योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है, और इसी कारण से हम और हमारे जवान अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। विषम परिस्थिति है, इस कठिन परिस्थिति में हमें फिट रहना, फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रांग रहना जो बहुत जरूरी है, और उसमें ये योगा का काफी योगदान है। प्रथम रक्षा पंक्ति बीएसएफ को प्रकृति का विजेता भी कहते हैं, क्योंकि वो हर तरह के मौसम में डटकर सरहदों की सुरक्षा करते हैं। तभी तो आप और हम चैन से घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। ऐसे में तुरंत फैसला लेने की क्षमता विकसित करने के लिए योग जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और विदेश में तैयारियां जोरों पर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने मध्य नेपाल नगरपालिका के सहयोग से योग सत्र का आयोजन किया। लामजुंग जिले में स्थित प्रतिष्ठित गौरी शंकर मंदिर में आयोजित योग सत्र में कई स्कूलों के छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मध्य नेपाल के मेयर रमेश कुमार पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि योग भारत और नेपाल के बीच सदियों से चली आ रही एक साझा सांस्कृतिक विरासत है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2006 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रदेश में वर्ष 2023 में बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान से उभरने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण योजना को भी मंजूरी प्रदान की है। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई और इस आपदा में प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ। आपदा में प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में आपदा राहत राशि जारी की और एक बार फिर अब सरकार ने आपदा राहत के रूप में एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि जो है वो प्रदेश सरकार को मंजूर की है।
हिमाचल प्रदेश में 2023 में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं। इस आपदा में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी तो वहीं कई लोग बेघर हुए थे। केंद्र सरकार ने 2023 में लोगों के दर्द को समझते हुए राहत राशि प्रदान की थी और अब एक बार फिर प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत का हाथ बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल के पुनर्निर्माण व पुनर्वास योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से कुल 2006 करोड़ रुपए की करीब राशि हिमाचल को स्वीकृत की है ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों को गति मिल सके। पिछले 1.5 साल में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने हिमाचल प्रदेश को कई बार झकझोरा है। फसलों से लेकर मकानों और सड़कों तक भारी नुकसान झेल चुके लोगों के लिए अब राहत की उम्मीद जगी है। प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली सौगात का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस राहत राशि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मुआवजा नहीं बल्कि एक बार फिर से प्रभावितों के जीवन को पटरी पर लाने की केंद्र की कोशिश है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता राशि जरूरतमंदों पर पारदर्शिता और प्रभावशाली तरीके से आवंटित करने का आग्रह किया है। TRF का जो स्टेट की ओर से जो क्लेम जो किया गया था, जिसका बार बार ये शोर कहता है कि पैसा नहीं मिला और कई तो शब्दों का चयन ऐसे कहते हैं कि फुटी कौड़ी नहीं मिली। मैं सोचता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पहले भी जब संकट आया था, बारिश के कारण नुकसान हुआ तो उस वक्त पे बहुत बड़ी मदद की हिमाचल प्रदेश के लिए और लगभग वो अमाउंट भी 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। गौरतलब है कि साल 2023 में प्रदेश को कभी न भूलने वाले जख्म थे। प्राकृतिक आपदा के चलते करीब 503 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य को कुल मिलाकर 9711 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 169 भूस्खलन और 72 फ्लैश फ्लड की घटनाएं इस दौरान रिकॉर्ड की गई। इस आपदा के दौरान दिसंबर 2023 में राहत राशि के रूप में केंद्र ने प्रदेश को 633 करोड़ के करीब की अतिरिक्त सहायता प्रदान की थी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार केंद्र की मदद को नकारा जाता रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने केंद्र द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र से 2023 की आपदा के लिए मिली 2006 करोड़ रुपए की राहत राशि को ऊंट के मुंह में जीरे के समान करार दिया है। उन्होंने कहा कि नुकसान के आकलन के मुकाबले केंद्र सरकार से मिली राहत राशि काफी कम है। 17,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान है और इसमें से 2,000 से तो आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कितने % पैसा आपको मिला है। तो वो ये है कि वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। वहीं प्रदेश की जनता ने केंद्र की मोदी सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इस राहत राशि से प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अपने आशियाने बनाने में सहयोग मिलेगा। लोगों ने प्रधानमंत्री पर विश्वास जताते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। हिमाचल के लिए बाढ़ क्षेत्रों के लिए पैसा जो दिया है वो 2006 करोड़ दिया है। वो हमारे जो जिसका नुकसान हुआ, जिस भाई का नुकसान आया, जहाँ भी मतलब उनको मिलना चाहिए। जो लोगों के घर बह गए थे या गरीब लोगों के घर उजड़ गए थे, रास्ते बह गए थे, उनको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने में और लोगों को आशियाना बसाने के लिए ये पैसा केंद्र का हिमाचल सरकार के एक राहत का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल सरकार इस पैसे को ठीक ढंग से खर्च करके और लोगों की जो सड़कें टूटी थी, पुल बह गए थे, मकान टूट गए थे, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। और ये मोदी है तो मुमकिन है। लोगों का जो रिएक्शन है वो काफी पॉजिटिव है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में ही ये मुमकिन हो सकता था। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। और वहीं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत में बढ़ती AI की संभावनाओं पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत में पिछले दशक में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। हमने 34,000 से ज्यादा GPU की सुविधा दी है। The startup ecosystem that we have developed over the last decade, they should get the best of the resources which are available to the researchers and startups anywhere in the world. That's one fundamental way we are thinking. To do that, we developed a very large pool of GPUs. As we speak, we have about 34,000 GPUs, which is a common compute facility available to everybody who wants to use it. Second, our approach is that we have to adopt a
techno-legal approach towards the use of AI, which means many of the harms which come from use of this technology can be solved by using technological means. You cannot solve it by simply creating a new law. और वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून पहुंच गया है। बारिश के चलते तापमान में कमी और गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। 19 से 22 जून तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश तेज हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर तक मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में मानसून पहुंच चुका है। कई राज्यों में बारिश के कारण हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं, तो कई जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। प्री मानसून की बारिश के बाद अब मानसून की राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। वहीं दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून पहुंच चुका है। गुजरात के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गांधीनगर, अहमदाबाद समेत कई शहरों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ पूरे राज्य में आंधी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। झारखंड में 3 दिनों की बारिश से समूचा राज्य पानी पानी है। कई स्थानों पर बारिश ने रौद्र रूप भी दिखाया है, जिससे जिंदगी ठहर सी गई है। राज्य में मानसून के आते ही लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश का असर दिखने लगा है। 19 जून को रांची, खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। बारिश की घटना से जानमाल की क्षति भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में इस बार मानसून की सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं मुंबई और कोंकण क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 तारीख में ऑरेंज अलर्ट है भारी से बहुत भारी बारिश का, और 21 तारीख में जो भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट है। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग झारखंड का अधिकांश हिस्सा जो इस सिस्टम के इम्पैक्ट में आएगा तो काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि 18-19 में रेड अलर्ट है। कुछ जगहों पे 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऑफशोर जो एक्टिव हो गई है, इसके चलते पूरे कोंकण में हम लोग देख रहे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके चलते पालघर और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका इम्पैक्ट जो सबब से उसमें ज़्यादा होने की संभावना है मुंबई इलाकों में। बाकी ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारत के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, उत्तरी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में गुरुवार को और झारखंड में गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। चक्रवाती हवाओं की वजह से दिल्ली, गुजरात और दक्षिण भारत में तूफान की भी आशंका है। मौसम विभाग ने 23 जून तक पूरे भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। उधर ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष और तेज होता जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से मिसाइल हमलों से स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अब अस्पताल और नागरिक क्षेत्र भी निशाने पर आ रहे हैं। इजराइल ईरान के ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल हमलों से दहले दोनों देश, नहीं थमता दिख रहा संघर्ष। अस्पताल और नागरिक क्षेत्र भी अब निशाने पर। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष 7वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बीते दिन के साथ दोनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, बीरशेबा समेत 4 शहरों को निशाना बनाया। खासतौर पर ईरान की मिसाइलों से बीरशेबा में स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें लगभग 40 मरीज और कर्मचारी घायल हो गए। इसके अलावा मेडिकल सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेडिकल सेंटर का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है और तेहरान में बैठे तानाशाहों से इसकी कीमत वसूली जाएगी। ईरान में खामेनेई सहित अब कोई भी महफूज नहीं है। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इजराइल पूरी तरह से ईरान से परमाणु खतरे को हटा देगा। उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का भी दावा है कि निशाना अस्पताल नहीं, उसके पास स्थित इजरायली सैन्य और खुफिया ठिकाना था। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने ईरान के
नतांज, इस्फहान और अराक स्थित परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। इसके अलावा आईडीएफ ने पश्चिमी ईरान में कई मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हमले किए। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने इन हमलों को इजराइल के लिए खतरे को खत्म करने की दिशा में अहम बताया। कार्ड्स ने साथ ही खामनेई को मॉडर्न हिटलर बताते हुए कहा कि उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। खामेनेई जैसा तानाशाह ईरान का नेतृत्व करता है। खामेनेई आधुनिक हिटलर है। वह इजराइल को तबाह करना चाहता है। वह अब अस्पतालों और आवासीय भवनों को निशाना बना रहा है। इस आदमी का अस्तित्व जारी नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने पोस्ट कर लिखा कि इजराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी की निशानी है। इस बीच ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अपने समकक्षों से मिलेंगे। बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संभावित संघर्ष विराम पर चर्चा की संभावना है। ईरान इस बैठक में पश्चिमी देशों से इजराइल पर दबाव बनाने की अपील कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेव्स 2025 के अंतर्गत शुरू की गई क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक अभूतपूर्व पहल साबित हुई है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2025 में देसी ऊन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। प्रसिद्ध एनिमेशन उस्ताद सुरेश एरियात द्वारा बनाई गई एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने दुनिया भर में पहचान हासिल की है और इस फिल्म ने फ्रांस में प्रतिष्ठित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए ज्यूरी पुरस्कार जीता, जिसे व्यापक रूप से वैश्विक एनिमेशन प्लेटफॉर्म का शिखर माना जाता है। फिल्म मेकर सुरेश एरियट हमारे साथ में हैं और इनकी फिल्म देसी ऊन जो कि एक एनिमेशन मूवी है, उन्होंने जो फ्रांस में एनएसी फिल्म फेस्टिवल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है, वो माना जाता है, उसमें अवार्ड जीता है। देसी ऊन नाम से ही समझ में आती है कि ये ऊन की कहानी है। क्या है ये इसकी कहानी और किस पर आपने ये कहानी आधारित की है? शेपर्ड और शीप के जो लाइफ है उनके ऊपर आधारित है और जो ऊन जो जिसके ऊपर वो कम्युनिटीज सर्वाइव करते हैं, उसके ऊपर ये कहानी है जिसका ज़रूरत अभी बहुत है उनको सर्वाइव करने में, क्योंकि ऑलरेडी वो कम होते जा रहे हैं उनका नंबर, और उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोग को वूल का क्रिएशन होना चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए। ये भी हमने पढ़ा कि भारतीय फिल्म अकेली फिल्म थी जिसने इसमें एक तरीके से नॉमिनेट हुई थी और अवार्ड भी जीता। कैसा था आपका रिएक्शन पूरी टीम की? क्या किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अभिमान वाली बात? 4000 फिल्म दुनिया से करीब 100 राज्यों से ये फेस्टिवल में देश से गया ये फेस्टिवल में, और उसमें से हमारा एक फिल्म चुना गया इंडिया से, और वही एक बड़ी बात है। बट उसके बाद अवार्ड मिलना तो बहुत ही हम भरोसा नहीं कर पाए कि ऐसे हुआ है करके। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हूँ उसके। आपकी ये कहानी, आपकी ये मूवी वेव्स जो अभी हाल ही में 2025 में संपन्न हुई, वहाँ पर भी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भाग लिया था और अवार्ड भी जीता था। क्या मानेंगे आप किस तरीके से वेव्स जो इनिशिएटिव है उसने एक बड़ा रोल निभाया इसको इंटरनेशनल पायदान पर ले जाने के लिए? वेव्स ऐसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है इंडिया का फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्रियों को एक साथ लाने में और एक जगह पर बिठाने में, और उनको अच्छे इंडिया से जो काम निकलता है वो सब देख के समझने में सब एक अलाइनमेंट होता है इस सब से, वो हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और जब उधर जो जीता हुआ फिल्म जब बाहर जीतते हैं तो वो उसका ऑथेंटिसिटी और उसका मूल्य और भी बढ़ाते हैं कि हाँ जो फिल्म वेव्स में जीतते हैं वो इतना बड़ा ऑस्कर जैसे एक अवार्ड जीता है एनिमेशन के लिए, तो वो उसमें उसका मायना और भी
बढ़ जाता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर एक कि हमारा देश ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि हम यूरोप जितना बड़ा कंजम्पशन कर सकते हैं और एनिमेशन इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा एरिया अभी भी बाकी है कि वो ओपन हो सकता है और बस लोगों को, भारतीय लोगों को ये पसंद आने की देरी है। और जब ये पसंद आना शुरू हो जाएगा, भारत के साथ साथ पूरा विश्व इसके लोहे को मानेगा। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और वहीं चीन के शंघाई में 27वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में फिल्म निर्माता किरण राव और रीमा दास ने हिस्सा लिया। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने भारतीय संघ के साथ मिलकर इनका भव्य स्वागत किया गया। किरण राव और रीमा दास ने समाज के विभिन्न मुद्दों को अपनी फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश की है। फिल्म निर्माता किरण राव की नवीनतम फिल्म लापता लेडीज को 97वें एकेडमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया, जबकि रीमा दास की फिल्म विलेज रॉक स्टार्स को पिछली आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया था। ये उनकी कहानी कहने की अंतर्राष्ट्रीय क्षमता को उजागर करती है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।